वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बीए प्रोग्राम की 6 सेमेस्टर की हिस्ट्री। आप लोगों की बुक का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। हिंदी में बोले तो भाई 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे द्वितीय। यह आप लोगों की बुक का नाम है भाई। इसका आप सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। इसका भाई जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आप लोगों को 2 चैप्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। जो आप लोगों की सेकंड यूनिट है इसमें आप लोगों का सिर्फ एक ही चैप्टर है, ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। और ये जो आप लोगों की थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में भाई आप लोगों के टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें से जो पहला चैप्टर है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर को भी 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। मैं थर्ड चैप्टर तक आप लोगों को जो है कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक पूरा कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ। आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम भाई आप लोगों की थर्ड यूनिट का 4th चैप्टर। और ये भाई इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वीडियो में भाई मैं आप लोगों को ये चैप्टर जो है कंप्लीटली पढ़ा दूंगा। 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में आप लोगों को जो है बहुत डीप में बातें समझानी है नारीवाद आंदोलन के बारे में। और रही बात आप लोगों की भाई 4th यूनिट की, तो भाई ये आप लोगों की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के तौर पे। बाकी सिलेबस में दे रखी है आप लोगों की, तो मैं फिलहाल आप लोगों को ये 4th यूनिट इस बार तो नहीं करा पाऊंगा, बट आने वाले टाइम में ये जो है अपलोड कर दी जाएगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और पेपर की दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर 3 यूनिट आप लोग कंप्लीट करके चले जाते हो तो आप इजीली मेरे पे 100% ट्रस्ट करके चले जाओ। आप इजीली जो है पास आउट हो जाओगे, सारा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। अब भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे फॉलो अप करके आप अपने डाउट्स वगैरह जो है यहाँ पे क्लियर अप कर सकते हैं। बाकी भाई अपना प्यार दिखाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए भी इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा। चलिए भाई चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। उसको मैं कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ, सारी वीडियोस बना चुका हूँ। उनकी वीडियोस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उस सब्जेक्ट के नोट्स का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस सब्जेक्ट के नोट्स का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स जो है आप लोगों को इसी फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेंगे, और यही नोट्स जो है आप लोगों को दिए गए हैं। चलिए भाई, हमारे चैप्टर का नाम है 20वीं शताब्दी के मुद्दे नारीवाद आंदोलन। यानी कि मेनली भाई इस चैप्टर में हम नारीवाद आंदोलन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है भाई नारीवाद आंदोलन, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। देखो भाई, नारीवाद आंदोलन समझने से पहले आप नारीवाद शब्द को समझो, और नारीवाद समझने से पहले भाई आप नारी को समझो। तो नारी मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, स्त्री को कहते हैं, महिला को कहते हैं, या आप फीमेल इंग्लिश में बोल सकते हो। तो नारी मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब नारीवाद, वाद अगर कहीं भी लग जाए तो समझ लेना ये एक सोच का नाम है, विचारधारा का नाम है। तो नारीवाद एक ऐसी सोच का नाम है जिसमें भाई क्या होता है, महिलाओं के पक्ष में बात की जाती है, महिलाओं के सपोर्ट में जो है बात की जाती है। इसलिए हम भाई जो भी लोग नारीवाद विचारधारा रखते हैं, यानी कि नारीवादी सोच रखते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं नारीवादी लोग। क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, महिलाओं के पक्ष में ही बात करते हैं, महिलाओं के फायदे की बात करते हैं, और महिला को सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो उन सबको ही बोला जाता है नारीवाद या नारीवादी लोग। आई होप आप लोगों को नारीवाद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नारीवादी आंदोलन क्या है भाई, साफ सीधा सा आंदोलन का मतलब भी आप लोगों को पता होगा। यानी कि नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए भाई समानता के लिए आंदोलन करना, अधिकार के लिए आंदोलन करना, और जो उनके साथ भेदभाव वगैरह हो रहा है उसके विरुद्ध आंदोलन करना। तो इसी चीज को हम बोलते हैं नारीवादी आंदोलन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से, आप लोगों के परिचय से। अब भाई नारीवादी आंदोलन तो आप लोगों को समझ में आ गया, तो थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं भाई कि नारीवादी आंदोलन आया कहां से। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ये जो आप नारीवाद शब्द देखते हो ना भाई, इसका जो उदय हुआ है, यानी कि ये जो नारीवाद शब्द आया है, ये भाई 19वीं शताब्दी के बाद आया है। लेकिन जो नारीवादी आंदोलन है, यानी कि महिलाओं के लिए जो आंदोलन होते रहे हैं, उसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। बेशक ये शब्द 19वीं शताब्दी के बाद आया, लेकिन जो आंदोलन वगैरह महिलाओं के लिए लड़े गए हैं उसका इतिहास ऑलरेडी बहुत पुराना है। वो बहुत पुराने समय से ही होते आ रहे हैं। अब वो कैसे भाई, एग्जाम्पल देता हूं आपको। क्या हुआ था भाई, 1405 में इटली में पहली बार भाई एक इंसान थे, एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था भाई क्रिस्टिन दा पिसाना। अब ये भाई मेल थी या फीमेल थी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि नाम से भाई समझ में नहीं आ रहा। बाकी आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहो तो कर लेना। तो भाई ये एक व्यक्ति थे क्रिस्टिन दी पिसान। तो इन्होंने भाई पहली बार जो है महिलाओं के ऊपर जो है एक बुक लिखी, जिसमें भाई महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया गया था। उनकी बुक का नाम क्या था भाई,
बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज। तो ये उनकी बुक का नाम था और सबसे पहले इन्होंने ही भाई इटली में 1405 में वर्णन किया था महिलाओं के अधिकार के बारे में, यानी कि महिलाओं के बारे में बोलने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो यही थे, क्रिस्टिन दी पिसान। फिर धीरे धीरे करके भाई ये महिलाओं के लिए बातें जो है धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी, जैसे इंग्लैंड में फैली, फ्रांस में फैली और जर्मनी वगैरह, इन सब में भी धीरे धीरे जो है महिलाओं के अधिकारों के लिए भाई बात जो है वो फैलने लगी बहुत तेजी से। लेकिन भाई ये तो हो गई पुरानी बात, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, इतिहास में। लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे, आधुनिक समय में देखेंगे तो नारीवाद की शुरुआत आज के समय में भाई किसने करी, वो थी भाई मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो भाई ये नाम देख लेना, थोड़ा अजीब सा है। ये इन्होंने जो है शुरुआत करी थी आधुनिक नारीवाद की। इन्होंने भी भाई एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था भाई, इनकी बुक का नाम था विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। इस बुक के माध्यम से ही भाई इन्होंने जो है नारीवाद के बारे में बताया पूरे विश्व को कि भाई हमें जो है महिलाओं के अधिकार का जो है सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को भी समानता देनी चाहिए। और इस बुक में भाई फ्रांस की क्रांति वगैरह के बारे में भी लिखा है, क्योंकि भाई इस चीज की शुरुआत जो है महिलाओं के जो अधिकार के लिए आंदोलन वगैरह हुए, इस चीज की कहीं ना कहीं शुरुआत आधुनिक समय में फ्रांस से हुई है। फिर भाई जब 19वीं शताब्दी आई आप लोगों की, तो धीरे धीरे जो नारीवाद विचारधारा थी, यानी कि महिलाओं के पक्ष में बात करना या महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई करना, महिलाओं को समानता देना, महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ना, इस विचारधारा का जो है भाई बहुत ज्यादा फैलाव हो गया 19वीं शताब्दी के बाद, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई ये विचारधारा। चलो भाई ये तो बात हो गई विश्व की और इतिहास की। अब भारत में बात करें कि भाई भारत में ही नारीवाद वाला जो सिस्टम है, नारीवादी विचारधारा है, ये कब स्टार्ट हुई, तो भाई जब भारत में समाज सुधारक आंदोलन हो रहे थे ना, यानी कि भारत में जो है जब पुराने समय में बहुत सारी बुरी बुरी प्रथाएं हुआ करती थी, जैसे सती प्रथा हुआ करती थी, बाल विवाह हुआ करता था और अछूत लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था, और भी भाई बहुत सारी जो है प्रथाएं वगैरह होती थी, रूढ़िवादी प्रथा। तो उस टाइम पे भाई कुछ अच्छे लोग आए, कुछ पढ़े लिखे विद्वान आए, जिन्होंने धीरे धीरे करके जो है समाज को सुधारा, तो उन्हीं को बोलते हैं हम समाज सुधारक आंदोलन। ये सब चीजें भाई आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लास में, अदरवाइज 12th क्लास में तो भाई सबने पढ़ी ही होगी, वहां पे भाई आप लोगों का चैप्टर भी दे रखा था समाज सुधारक आंदोलन के नाम से। तो तब से ही भाई भारत में जो है नारीवादी विचार की शुरुआत हुई थी, जब से भारत में समाज सुधारक आंदोलन शुरू हो गए थे। तो आई होप भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नारीवाद जो आंदोलन है, पहले इतिहास में सबसे पहले शुरुआत किसने की इसकी, फिर भाई आधुनिक युग में शुरुआत किसने की, और भारत में जो है शुरुआत कहां से हुई नारीवादी आंदोलन की या नारीवादी विचार की। और मैंने आप लोगों को भाई यहाँ पे ये भी पढ़ाया था कि ये जो नारीवाद का विचार है ना, ये भाई सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पे आया था, क्योंकि जो नारीवाद का विचार है ये सबसे पहले भाई फ्रांस में ही उत्पन्न हुआ था आधुनिक टाइम में। तो हुआ क्या था भाई, फ्रांस में ही भाई जो फ्रांस की महिला थी, उन्होंने सबसे पहले भाई ये मांग की कि जब तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तब तक भाई जो महिलाओं के साथ भेदभाव वगैरह होते हैं ना लिंग के आधार पे, यानी कि जेंडर के आधार पे जो भेदभाव होते हैं कि तुम पुरुष हो और तुम महिला हो तो तुम्हारे अलग अलग अधिकार हैं, तुम असमान हो, महिला हो तो तुम्हें नीचे दब के रहना चाहिए, तो ये भेदभाव वगैरह जो है तब तक होते रहेंगे, ऐसा कहा फ्रांस की महिलाओं ने। वहां पे उन्होंने ये बोला कि भाई हमें वोट का अधिकार दो, अदरवाइज जो है ये जो भेदभाव हमारे साथ होते हैं ये जिंदगी भर कभी भी खत्म नहीं होंगे। फिर भाई संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है, उसमें भाई 1848 में बहुत ज्यादा फेमस एक आंदोलन हुआ, एक सम्मेलन कह सकते हो आप, यानी कि बैठक कह सकते हो। तो इस बैठक का नाम क्या था भाई, सेनेका फॉल्स। नाम थोड़े अजीब से हैं, याद रख लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो उस सम्मेलन में भाई क्या हुआ था, उसमें पहली बार भाई महिलाओं के अधिकार को लेकर भाई पहली बार जो है आंदोलन छेड़ा गया था, मतलब आंदोलन हुआ था उस सम्मेलन के दौरान। ये हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। फिर बाद में भाई धीरे धीरे अमेरिका में ही भाई 1869 में जाके स्टेटन और सुसान बी एंटोनी, इन दोनों ने भाई महिलाओं के चुनाव में मतदान देने के अधिकार को लेकर जो है आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि महिलाओं के वोट डालने के अधिकार को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था अमेरिका में। फिर धीरे धीरे भाई पूरे विश्व में आंदोलन वगैरह होने लग गए। इस प्रकार भाई 1893 में न्यूजीलैंड ने जाके सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार जो है दिया था उन्हें न्यूजीलैंड ने।
तो ये आप थोड़ा अपनी बेसिक नॉलेज के लिए भी याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी कि भाई सबसे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन से देश ने दिया था, तो भाई न्यूजीलैंड ने दिया था और 1893 में दिया था। इसके बाद भाई धीरे धीरे 1918 और 1920 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, आप कह सकते हो ग्रेट ब्रिटेन, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया, यानी कि वोट डालने का धीरे धीरे अधिकार इन सारे देशों ने भी दे दिया। लेकिन जो सबसे पहले दिया था वोट डालने का अधिकार वो न्यूजीलैंड ने दिया था, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब ये सब देखते हुए भाई ये जो नारीत्व का विचारधारा थी, यानी कि नारीवादी विचारधारा थी, ये धीरे धीरे पूरे विश्व में जो है फैल गई। और 20वीं शताब्दी तक आते आते भाई जो नारी थी यानी कि महिलाएं वगैरह थी, उन्होंने खुद की जो है पार्टीज वगैरह बनानी शुरू कर दी, खुद के संगठन वगैरह जो है बनाने शुरू कर दिए। पहले भाई महिलाओं की कोई भी पार्टी वगैरह, कोई संगठन वगैरह नहीं हुआ करते थे। जैसे भाई 1903 में हम देखेंगे कि एमिलिन पंक हस्टर ने यूनाइटेड किंगडम में भाई क्या करा, महिलाओं के लिए, नारियों के लिए भाई सामाजिक व राजनीतिक जो है दल बना दिया, यानी कि पार्टियां जो है बनानी शुरू कर दी इन्होंने। फिर धीरे धीरे भाई जाके जो है 1960 तक नारीत्व का विचार जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, पूरे विश्व में फैल गया नारीवादी आंदोलन। और इन्हीं सारे छोटे छोटे आंदोलनों से भाई शुरुआत हुई नारीवाद विचारधारा की, नारीवाद आंदोलन की। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है नारीवाद का इतिहास समझ में आ गया होगा, कहां से भाई नारीवाद जो है आया है और ये नारीवाद आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीजें चली, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन था, आप इसे जो है पेपर में यूज वगैरह कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि नारीवाद क्या है, तो जस्ट आपको जो है पहले उसका इतिहास अगर बताना है तो आप बता सकते हो इतिहास क्या है नारीवाद का, फिर आप जो है मेन विचारधारा जो है नारीवाद विचारधारा उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने आप लोगों को ऊपर शॉर्टली बता दी थी जब मैं चैप्टर के बारे में बता रहा था कि नारीवाद विचारधारा क्या होती है, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा डीप में यहाँ पे जान लेते हैं, दो चार बातें, ताकि पेपर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई। अब ऊपर मैंने बताई थी भाई आप लोगों को नारीवाद विचारधारा एक ऐसी सोच का नाम है, एक ऐसी विचारधारा का नाम है, एक ऐसी दृष्टिकोण का नाम है जिसमें क्या होता है भाई महिलाओं के बारे में सोचा जाता है, महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके सॉल्यूशन निकालने की बात की जाती है, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की बात की जाती है, मेनली महिलाओं के फायदे के लिए सोच रहे हैं, तो इट मीन्स उसको हम कहेंगे नारीवाद विचारधारा या नारीवाद सोच। चलो भाई अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब ये जो नारीवाद विचारधारा है ना, या अवधारणा बोल लो, विचारधारा कह लो, दृष्टिकोण कह लो, ये सोच कह लो, सब एक ही है। तो इसकी शुरुआत भाई इस वजह से हुई क्योंकि लोग जो है वो विश्वास करते थे, वो ये मानते थे कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो पुरुष की तुलना में बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, हीन होती हैं। अब खुद सोचो भाई, लोगों की ऐसी सोच थी पूरे विश्व में कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान नहीं होती हैं, हानिकारक होती हैं पुरुषों के समान, और हीन होती हैं, कमजोर होती हैं भाई, और नुकसानदायक होती है महिला। ऐसी सोच थी भाई दुनिया में हर किसी की। तभी जाके तो भाई ये नारीवाद आंदोलन जो है, नारीवाद विचारधारा है, तभी तो शुरुआत हुई है। अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक होता तो ये शुरुआत भी क्यों होती नारीवाद की। आगे समझते हैं भाई। ये जो नारीवादी विचारधारा है ना, ये मुख्य रूप से भाई क्या करती है, जो स्त्री और पुरुषों में भेदभाव वगैरह होते हैं ना, उससे जुड़ी हुई है, यानी कि उससे रिलेटेड ही बात करती है। ये कहती है कि भाई स्त्री और पुरुष सब समान हैं और स्त्रियों के साथ भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए, लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई उनका जेंडर अलग है तो तुम उनके साथ भेदभाव करोगे, उन्हें नीचा दिखाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ भाई ये स्त्रियों की भूमिका और अधिकारों से भी संबंधित है, यानी कि स्त्रियों की महत्व के बारे में भी बताती है ये विचारधारा, और उनके अधिकार जो है उनके बारे में भी बताती है विचारधारा। साथ ही साथ भाई इस विचारधारा में जो स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहे हैं ना बहुत सारे पूरे विश्व में, उन पर भाई पूरे विश्व का ध्यान जो है केंद्रित करती है, ध्यान लाती है सभी लोगों का कि ऐसे ऐसे देखो भाई यहाँ पे जो है स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है। फिर साथ ही साथ भाई उस अन्याय का सॉल्यूशन भी बताती है, उपाय भी बताती है। इस विचारधारा को मानने वाले लोग भाई क्या कहते हैं, जो स्त्री पुरुष में भेदभाव वगैरह हो रहा है ना, अगर हम इसकी जांच पड़ताल वगैरह करेंगे तो जांच पड़ताल सिर्फ जेंडर से ही हो सकती है, बाकी और किसी चीज से नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई स्त्री जो है वो पुरुष के समान ही होती है, सिर्फ जेंडर ही तो उनका अलग होता है, बाकी तो हर तरीके से स्त्री जो है पुरुष के समान है। उनकी एबिलिटी भी देखोगे हर चीज पुरुषों से एक्स्ट्रा होगी या तो फिर समान होगी। तो मेनली देखे तो भाई ये स्त्रियों के पक्ष में ही बात करते हैं जो नारीवादी लोग होते हैं। आगे क्या कहते हैं भाई नारीवादी, आगे बोलते हैं
कि भाई जो प्रकृति ने स्त्री और पुरुष में अंतर किया है, यानी कि प्रकृति ने जो स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है, अलग अलग टाइप का बनाया है, उसी को क्या है समाज आधार मान लेता है और उसी के बेस पर जो है महिला और पुरुष में अंतर करता है। जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ रंग रूप शकल से ही तो भाई अलग बनाया है, बाकी हाथ पैर तो भाई महिलाओं के भी होती हैं, बाकी हर चीज महिलाओं में है। सिर्फ रंग रूप और बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग है, बाकी हर चीज जो है महिलाओं में है। तो नारीवाद भाई यही कहते हैं नारीवादी लोग कि जो प्रकृति ने जो स्त्री और पुरुष में थोड़ा अंतर किया है, उसी चीज को भाई बेस मानकर, उसी चीज को आधार मानकर जो है समाज भी अंतर करता है महिलाओं और पुरुष में, जो इलॉजिकल है, जो तर्कसंगत नहीं है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। और इन्हीं इलॉजिकल बातों की वजह से भाई प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय से ही जो है स्त्रियों को जीवन में कोई भी मान्यता नहीं दी गई, यानी कि उनको कोई भी महत्व नहीं दिया गया इन्हीं इलॉजिकल बातों की वजह से। और इसलिए ही भाई स्त्री को जो है दबाया गया, उन्हें हीन स्थिति में रखा गया। ऐसा बोलते हैं भाई नारीवादी लोग। आगे क्या बोलते हैं भाई नारीवादी लोग? आगे नारीवादी लोग बोलते हैं जो स्त्री और पुरुष की जो भिन्न छवि है ना, यानी कि स्त्री और पुरुष को अलग अलग जो लोग मानते हैं कि अलग अलग भाई इनके अधिकार हैं, अलग अलग होने चाहिए, समान नहीं है दोनों, ये भाई जीव वैज्ञानिक अंतर की वजह से नहीं है, यानी कि प्रकृति ने जो इन्हें अलग बनाया है उसकी वजह से नहीं है पूरी तरीके से, बल्कि समाज में जो हमारी संस्कृति वगैरह है ना उसकी देन है। नारीवादी लोग ये कहते हैं कि भाई समाज में जो संस्कृति है, धर्म है, जो समाज की सोच है, जो हमारा कल्चर है, वही हमें ये सिखाता है कि स्त्री जो है वो कमजोर है पुरुष के मुकाबले में, स्त्री जो है वो इक्वल नहीं है पुरुष के मुकाबले में। तो ऐसा बोलते हैं भाई नारीवादी लोग। आगे क्या बोलते हैं भाई? आगे बताते हैं भाई नारीवादी लोग, और यही मान्यताएं जो है ना, यही जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं हमारी, जो धर्म वगैरह हमें सिखाता है, ये जो मान्यता हमें कल्चर वगैरह सिखाता है कि भाई स्त्री जो कमजोर है, हमेशा झाड़ू पोछे वगैरह के लिए बनी है, तो यही सारी मान्यता, यही सोच जो है स्त्री के जीवन को बेकार कर देती है, बिगाड़ देती है, और स्त्री के जीवन पर भाई पुरुष को नियंत्रण को बढ़ावा देती है। आपने देखा होगा यूजुअली भाई पुरुष मेनली क्या करते हैं, जोर दिखाते हैं भाई स्त्रियों पर, तो ये जोर भी इसी वजह से ही है, ये पुरानी सोच वगैरह है ना लोगों की, इसी वजह से जोर दिखा पाते हैं। अदरवाइज भाई किसको हक है कि भाई दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करे, ये इतना जोर दिखाए भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बोलते हैं नारीवादी। नारीवादी ये और बोलते हैं कि भाई ये जो हमारी संस्कृति में परंपराएं हैं, मान्यताएं वगैरह हैं बेकार की, और इसी से ही जो है पितृ सत्ता जो है स्थापित हुई है। पितृ सत्ता मतलब कि जो पुरुष को ही महत्व देता है ना, हमारा समाज सिर्फ पुरुष को ही अच्छा मानता है और हर चीज पुरुष के लिए ही सोचता है, और पुरुष को स्त्री के कंपैरिजन में बेहतर बताता है। तो ये सब चीजें भाई किस वजह से स्टार्ट हुई हैं? ये हमारी संस्कृति की देन है सारी। ये संस्कृति में जो जो मान्यताएं बताई गई हैं, जो जो बातें बताई गई हैं, सब उसी की देन है। ऐसा बोलते हैं भाई नारीवादी लोग। और जो एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो ठीक भी कह रहे हैं भाई ये लोग। साथ ही साथ और बताते हैं कि भाई ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, यानी कि सिर्फ पुरुष को ही महत्व दिया जाता है समाज में, महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है शुरू से ही, यही चीज जो है शोषण का कारण बनी है महिलाओं के लिए। यानी कि महिलाओं का शोषण भी इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि समाज की सोच ही ऐसी है कि पुरुष महान है, पुरुष ही हर चीज कर सकते हैं, और इसी वजह से जो है महिलाएं दबती जा रही हैं। और इसलिए भाई आगे जो है नारीवाद लोग ये कहते हैं कि महिलाओं की ये जो बेकार स्थिति हो गई है ना, ये समाज की वजह से ही है और संस्कृति की वजह से ही है। अदरवाइज भाई प्रकृति ने तो सिर्फ रंग रूप से अलग बनाया है, वैसे जो है भेदभाव वगैरह सारा समाज ने करा, संस्कृति वगैरह ने जो है कराया, और महिलाओं की स्थिति पूरी बिगाड़ दी है, महिलाओं को दबाने की कोशिश करी है समाज ने और संस्कृति ने, जिसको चुनौती दी जानी चाहिए, जिसको मतलब कि खत्म करना चाहिए। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है नारीवादी विचारधारा बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगी। मेनली ये जो है नारी मतलब नारियों के हित में ही बात करते हैं, और जो एक्चुअल में देखे जो बातें बोली उन्होंने एक तरीके से लॉजिकल भी हैं और ठीक भी हैं। चलिए भाई अब हम ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई नारीवादियों की मुख्य धाराएं या संप्रदाय, या आप ये बोल सकते हो नारीवाद के प्रकार बोल सकते हो कि नारीवाद जो है कितने टाइप के होते हैं, यानी कि नारीवाद को भी अब अलग अलग पार्टों में जो है डिवाइड कर दिया। तो भाई ये टॉपिक जो है मैं आप लोगों को इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है पूरा इसी पे ही बेस्ड है, तो वहां पे अच्छे से डीप में समझेंगे। यहाँ पे भाई फालतू में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझने को मिलेगा, तो उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी आप लोग जो है इसे देख सकते हैं, खुद से जो है पढ़ सकते हैं, और समझने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डीप में जो है पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है इसी टॉपिक पे
बेस्ड है और ये मेन क्वेश्चन आएगा इससे भाई। तो इस वजह से मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में जो है कंप्लीटली अच्छे से पढ़ा दूंगा, सारे प्रकार पढ़ाऊंगा और डीप में पढ़ाऊंगा, क्या क्या उसके आंदोलन हुए, क्या क्या विशेषता हुए, सारी जो है अच्छे से समझा दूंगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है भाई भारत में नारीवादी आंदोलन। तो चलो भाई भारत में जो है नारीवाद की शुरुआत कैसे कैसे हुई वो सब जो है अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई यहाँ से बनता है, पहले ही बता रहा हूँ, तो थोड़ा याद रख लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। अब ये जो भाई पुरुष का हर जगह वर्चस्व रहता है, ये समाज की एक सच्चाई है, यानी कि पुरुष का ही हर जगह बोलबाला रहता है, पुरुष को ही महान माना जाता है और यही जो है हर एक समाज की सच्चाई भी है। और भारतीय समाज भी भाई इससे जो है दूर नहीं रह सका। भारतीय समाज में भी क्या होता है, पुरुष को ही महान माना जाता है, महिलाओं को तो ज्यादातर पूछा तक नहीं जाता। और स्पेशली अगर भारत में देखेंगे तो महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा निचले दर्जे की रही है भाई भारतीय समाज में। तो क्योंकि आपने देखा है भाई पुराने समय में भी और आज के समय पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुरानी बातों को मानते हुए आए हैं, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ज्यादा बिगाड़ रखी है। आज भी भाई बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो ये वीडियो देख रही होंगी और भाई बहुत से ऐसे बॉयज होंगे, पुरुष होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो भाई थोड़ी अपनी थिंकिंग वगैरह को बदलो। अगर आप लोगों की इस टाइप की पुरानी थिंकिंग है तो इस थिंकिंग को ठीक करो। अब जैसे भाई भारतीय समाज में देखेंगे तो समाज में लगभग भाई आधी से ज्यादा आबादी या आधी आबादी तो महिलाओं की होती है, महिला होती है आधी और आधी पुरुष होते हैं भारतीय समाज में। उसके बावजूद भी भाई बहुत से ऐसे मूलभूत अधिकार है, इंपॉर्टेंट अधिकार है जो महिलाओं को कभी मिले ही नहीं है, महिलाएं उनसे वंचित रही हैं। इसलिए भाई भारत में भी जो है पितृसत्ता का विरोध जो है बहुत ज्यादा किया जाता है और समान अधिकार के लिए लड़ाई भी बहुत बार हुई है भारत में भी। अब भाई हम भारत में जो नारीवादी आंदोलन को पढ़ने वाले हैं इसे भाई 3 टाइम में बांट के पढ़ेंगे, यानी कि इन्हें 3 टाइम पीरियड में बांट दिया हमने, ठीक है ना, 3 काल में बांट दिया, 3 समय में बांट दिया और फिर उसके हिसाब से जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ऐसे कैसे कैसे आंदोलन जो है हुआ है नारियों से रिलेटेड। पहला जो भाई हमारा चरण कह सकते हो ये कहां से कहां तक है भाई आप लोगों का 1850 से 1915 के बीच के टाइम में भाई कैसे आंदोलन हुआ, क्या दिक्कतें थी वो समझेंगे। तो भाई भारत में जो औपनिवेशिक टाइम पे जो नारीवादी आंदोलन वगैरह हुए थे, यानी कि अंग्रेज वगैरह के टाइम पे जो नारीवादी आंदोलन वगैरह हुए थे वो पश्चिम से बिल्कुल ही अलग है। पश्चिम मतलब कि जो यहाँ पे अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस वगैरह में जो आंदोलन हुए थे नारीवाद को लेके उससे बिल्कुल अलग है। अब वो कैसे अलग है, क्योंकि भाई भारत में जो नारीवादी आंदोलन वगैरह हुआ था ना वो सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जबकि हम पश्चिम में देखेंगे तो भाई यहाँ पे क्या है, यह आंदोलन इन चीजों से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत में जो भाई आजादी की लड़ाई वगैरह लड़ी जा रही थी उसी टाइम पे जो है नारीवाद आंदोलन भी जो है छेड़ा गया था। और साथ ही साथ समाज में बहुत सी जो बुराइयां थी, मैंने बताया सती प्रथा वगैरह जो है, तो इस चीज के लिए खत्म करने के लिए जो आंदोलन हुए थे, समाज सुधार वगैरह हुए थे, तो इस चीज के टाइम पे भी जो है नारीवाद विचारधारा आई थी भारत में, नारीवादियों के पक्ष में जो है बात की गई थी। तो इस वजह से भाई पश्चिम से है थोड़ा अलग है। अब भारत में जो भाई पहला नारीवादी आंदोलन हुआ था वो समाज में जितने भी अंधविश्वासी परंपराएं थी उनको समाप्त करने पर केंद्रित था। यानी कि जो भारत में जितने भी समाज में अंधविश्वास वगैरह हुआ करते थे तो उन सबको समाप्त करने के लिए जो है भारत में पहला नारीवादी आंदोलन जो है छेड़ा गया था। अंधविश्वास भाई किस टाइप के, जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया और देवदासी प्रथा हो गई, और भी भाई बहुत सी ऐसी छोटी मोटी प्रथाएं थी जिनमें कोई भी लॉजिक वगैरह जो है नहीं था और महिलाओं के विरुद्ध थी वो सारी। तो उन सबको खत्म करने के लिए जो है भारत में नारीवादी आंदोलन किया गया था। अब ये सारी वही प्रथाएं जो है महिलाओं के लिए थी तो इन सबको समाप्त करने के लिए आंदोलन किया गया। तो ऑटोमेटिक देखेंगे तो ये नारीवादी आंदोलन भी तो कहलाया एक तरीके से, क्योंकि महिलाओं के लिए जो है आंदोलन किए जा रहे थे ये। अब ये भाई बहुत सारे विचारक हैं, आप महान व्यक्ति बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या है महिलाओं के महत्व की बात करी, महिलाओं के अधिकार के लिए बात करी, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो है बात की थी। उनमें भाई बहुत सारे विचारक है, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद है, ज्योतिबा फूले है, सावित्री फूले है, फातिमा शेख है, ताराबाई शिंदे है, स्वामी दयानंद सरस्वती भी है, पंडिता रमाबाई भी है, सर सैयद अहमद खान भी है, और भी बहुत सारे जो हैं ऐसे विचारक थे, ऐसे महान लोग थे जिन्होंने भाई महिलाओं के लिए जो है आवाज उठाई थी इस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई थी भाई, इन्होंने भाई विभिन्न संगठन वगैरह बनाने की कोशिश करी,
कुछ कानून वगैरह बनाने की कोशिश करी, उनकी डिमांड वगैरह करके स्त्रियों को शिक्षा दिलवाने की कोशिश करी, जो विधवा विवाह था उसको शुरुआत कराने की कोशिश करी, स्त्री के अधिकार वगैरह जो है इनको दिलाने की कोशिश करी, प्रयास करा इन सारे विचारकों ने मिलकर। इनमें और भी नाम जो है अभी ऐड हो सकते हैं। तो मेनली देखा जाए कि भाई प्रथम चरण में क्या हुआ, जो रूढ़िवादी बातें थी ना, इन सबको खत्म करने के लिए कुछ महान लोग आए, इन्होंने जो है इन सबको खत्म करके महिलाओं के अधिकार के लिए बात की और इन सारी प्रथाओं को खत्म करने की कोशिश की। तो ये था भाई हमारा पहला चरण। दूसरा चरण देखते हैं भाई। दूसरा चरण है हमारा 1915 से 1947 तक, यानी कि आजादी के टाइम तक। और इस टाइम पे आप लोगों को पता है भाई, हम जो है स्वतंत्रता वगैरह की लड़ाई जो है लड़ रहे थे अंग्रेजों से आजाद होने के लिए। तो इस वजह से ही भाई जो दूसरा चरण है इसमें क्या हुआ, जो महिलाएं थी उन्होंने भाई सक्रिय भागीदारी दिखाई स्वतंत्रता आंदोलन में, और जो श्रमिक वगैरह जो आंदोलन वगैरह करते थे अंग्रेजों के खिलाफ उनमें भी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम पे जितने भी आंदोलन हुए उनमें जो है महिलाओं ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ भाई इसी वाले चरण में यानी कि इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे क्या हुआ, संगठन वगैरह बनाए गए महिला से रिलेटेड, जैसे कि भाई भारतीय महिला संगठन जो 1917 में बना था। तो इसके जैसे और भी जो है संगठन बनाए गए थे, और भी समूह बनाए गए थे, या और भी पार्टीज वगैरह जो है बनाई गई थी जो महिलाओं के पक्ष में बात करती थी। साथ ही साथ भाई कुछ कानून वगैरह भी बनाए गए थे, जैसे भाई शारदा एक्ट था भाई 1929 में बनाया गया था। इसके जैसे और भी कानून जो है बनाए गए थे। अब ये शारदा एक्ट क्या था, मैं थोड़ा आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। देखो भाई, शारदा एक्ट मतलब कि एक ऐसा कानून बनाया गया था 1929 में, जिसके तहत भाई क्या हुआ था कि 14 वर्ष से कम जो है महिलाओं की शादी नहीं हो सकती, स्त्रियों की शादी नहीं हो सकती, और 18 वर्ष से कम पुरुषों की शादी नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हो इस टाइम पे भी कितनी स्थिति खराब थी। 14 वर्ष से कम जो स्त्रियां करती थी उनकी शादी करा दी जाती थी। लेकिन इस शारदा एक्ट के खिलाफ जो आयु है वो 14 वर्ष कर दी गई कि 14 वर्ष के बाद ही आप करा सकते हो, उससे पहले नहीं करा सकते। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी एक तरीके से सुविधा तो नहीं हुई महिलाओं के लिए, बट थोड़ी बहुत फिर भी हो गई थी। आगे क्या हुआ भाई, जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हुए भाई, जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, इन्होंने बहुत ज्यादा जो सपोर्ट करा राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत को आजादी दिलाने में। तो इन दोनों ने भी भाई महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करे, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उत्थान मतलब भाई महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की समाज में स्थिति सुधारने के लिए। अब वो कैसे करा भाई इन्होंने, जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने भाई सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत और जो विधवाओं के साथ शोषण वगैरह हुआ करता था, इन सब का बहुत ज्यादा जो है विरोध करा था गांधी जी ने। और दूसरी तरफ अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने भाई कुछ कानून बनाए, कानूनों को सपोर्ट करा भाई महिलाओं के लिए। जैसे भाई पहला कानून ने क्या सपोर्ट करा, क्या बनाया, प्रसूति अवकाश। साथ ही साथ भाई महिलाओं को मताधिकार दिलाने में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई उन्होंने। और साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधानों के तहत भाई समानता दिलाने की कोशिश करी, जो लैंगिक भेदभाव होता था इस चीज को खत्म करने की कोशिश करी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब ये प्रसूति अवकाश क्या है भाई, अवकाश मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, छुट्टी को कहते हैं। तो जो महिलाएं भाई काम वगैरह करती हैं, किसी कंपनी है, फैक्ट्री वगैरह है, कहीं पे भी काम करती हैं, तो मान लो भाई बच्चे के जन्म के समय भाई उन्हें छुट्टी वगैरह जो चाहिए होती है तो उन्हें लीव दी जाती है, उसी को हम कहते हैं भाई प्रसूति अवकाश। तो इस चीज की शुरुआत भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करी थी। अब भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस टाइम पे, लेकिन कुछ और भी नारीवादी थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन सब के नाम जो है मैंने यहाँ पे दे दीजिए, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं भाई तीसरा चरण। तीसरा चरण जो है ये हमारा भाई तृतीय 1947 से लेके आज तक का चरण जो है माना जाता है, यानी कि आज तक का टाइम। तो इस चरण में भाई नारीवादी आंदोलन वगैरह कैसे हुए वो पढ़ते हैं। अब ये जो भाई तीसरा चरण है ना भारत में नारीवादी आंदोलन से रिलेटेड, ये भाई आजादी के बाद तो शुरू हुआ है, हमें पता 1947 में भाई आजादी हो गई थी। तो इसके बाद से भाई सार्वजनिक और निजी जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक यानी कि समाज में समानता के लिए जुड़ा हुआ है, और निजी जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ में भी भाई जो महिलाओं को समानता नहीं दी जाती है उस चीज से जुड़ा हुआ है ये। साथ ही साथ भाई इस चरण में और क्या क्या बातें की गई महिलाओं से रिलेटेड, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, शिक्षा तक पहुंच, संपत्ति के अधिकार तथा लैंगिक भेदभाव के अंत से जुड़ा हुआ है। यानी कि इस तीसरे चरण में भाई महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात की गई,
महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाना चाहिए, इस चीज की बात की गई। संपत्ति का अधिकार वगैरह भाई नहीं हुआ करता था महिलाओं को, इस चीज के लिए बात की गई। और महिलाओं के साथ जो भाई जेंडर से रिलेटेड भेदभाव वगैरह होते थे, जो स्त्री और पुरुष से रिलेटेड भेदभाव होते हैं, उन सब के को खत्म करने के लिए जो है इस चरण में बात की गई नारी आंदोलन के तहत। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इस टाइम पे जो भाई नारीवादी आंदोलन करता थे, यानी कि जिन लोगों ने भाई महिलाओं को सपोर्ट करा, वो जो विचारक थे, जो महान लोग थे, उनके भाई यहाँ पे नाम दे रखे हैं, जिनमें भाई पहले थे हमारे मेघना पंत, दूसरा है भाई हमारा वृंदा क्रांत, तीसरा है भाई हमारे मधु किश्वर, मेघा पाटेकर, गीता सहगल, वंदना सिवा, निवेदिता मेनन, नीरा देसाई, रुथ वनिता। तो और भी जो है नाम हो सकते हैं जिन्होंने जो है इस टाइम पीरियड में महिलाओं की पक्ष में बात करी, महिलाओं को सपोर्ट के लिए बात करी और महिलाओं के समाज में स्थिति को सुधारने के लिए बात करी। मेनली देखें तो भाई इस चरण में क्या हुआ भाई, महिलाओं के साथ जो समाज में भेदभाव और जो निजी अपनी उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में जो भेदभाव वगैरह होता था, उस चीज को खत्म करने की बात की गई। साथ ही साथ भाई शिक्षा वगैरह बढ़ाने पे बात की गई और संपत्ति के अधिकार दिलाने की बात की गई और लैंगिक भेदभाव जो होता था उस सबको खत्म करने की जो है बात की गई इस चरण के अंदर। तो बस भाई आप लोगों का चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है। बाकी आप लोगों को जो ये सेकंड चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, इसमें आप लोगों को जो नारीवाद के आप लोगों के प्रकार हैं भाई अलग अलग, जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था। फॉर एग्जांपल भाई आप लोगों का उदारवादी नारीवादी, मार्क्सवादी नारीवादी, उग्रवादी नारीवादी, समाजवादी नारीवादी, तो ये सारे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में इसी में पढ़ने वाले हैं। अच्छे से आप लोगों को डीप में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में इतना ही था भाई। कुछ दिक्कत हुई है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ टीचिंग में दिक्कत लगी हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर टीचिंग पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर छोड़ के जाना मेरे मोटिवेशन के लिए। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।